हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करने वाले हैं 5 सेकेंड, जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले चैप्टर 10 का जो पार्ट 1 था उसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ा था। उसमें हमने एक ओवरऑल अप्रोच से देखा था इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे वो किसी भी एरिया में हो। यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे, मेनली यहाँ पर हम रेलवेज के बारे में देखेंगे और यहाँ पर एयरवेज के बारे में भी चीज़ें मिलेंगी, यानी कि दो टॉपिक मेनली, और उसके अंदर सब टॉपिक्स होंगे। तो ये मेनली 2 टॉपिक हम देखने वाले हैं आपको पार्ट सेकेंड में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम रेलवेज की बात करते हैं तो रेलवेज से रिलेटेड कुछ हमारे पास डेटा होने चाहिए। तो रेलवेज मूवमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ रेलवे जो है ये जनरली 2 तरीके के काम करती है। एक इनका काम होता है कॉमर्शियल काम, या फिर रनिंग कॉमर्शियली, यानी कि फ्रेट ऑपरेशंस होता है, यानी कि जो गुड्स होते हैं उनकी मूवमेंट, जो मालगाड़ी वगैरह होती हैं, फ्रेट ट्रेन जिनको कहा जाता है, वो ऑपरेशन होता है। एक दूसरा होता है हमारे यहाँ पैसेंजर मूवमेंट, ओके, जिसको सरकार या फिर रेलवे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह इसको यूज करती है। तो 2 तरीके से हमारे यहाँ रनिंग की जाती है रेलवे की। अब इसमें आप ये देखेंगे कि जो फ्रेट ऑपरेशन है या फिर जो पैसेंजर मूवमेंट है, इनमें काफी आपको मिसमैच देखने को मिलता है। हमारे यहाँ जनरली हम 1951-52 की बात करें तो उस समय जितना हमारे यहाँ रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर था या रोड का, उसके अकॉर्डिंग जो देखें कि फ्रेट का जो शेयर होता था रेलवे और रोडवेज का, वो 79:21 हुआ करता था। यानी कि रेलवेज के थ्रू जो फ्रेट ऑपरेशंस हुआ करते थे, यानी कि गुड्स का जो मूवमेंट हुआ करता था वो 79% हुआ करता था, और वहीं रोड के थ्रू आपको 21% हुआ करता था। यानी कि रेलवे का शेयर उस समय काफी ज्यादा था गुड्स के मूवमेंट के लिए। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं तो आज की बात करें तो इसमें रेलवे का शेयर काफी घट गया है, और यहाँ पर रोड का जो शेयर है वो करीब 80% तक पहुंच गया है। ठीक है, रोड का शेयर ये आपको 1951-52 के पास का डेटा है, और ये आज का डेटा है जिसमें रोड का कंट्रीब्यूशन 80% हो गया, और ये आपको करीब 20% के आसपास ही रह के हो गया है। उसमें भी हम रोडवेज की बात करें तो 95% ऑफ शेयर ऑफ रिटेल पार्सल कार्गो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आपको रोडवेज के थ्रू होता है। ठीक है, अब उसमें भी अगर हम बात करें कि जो बल्क मूवमेंट किए जाते हैं, बल्क मूवमेंट में भी रेलवे का केवल 35% ही हिस्सा है, और वही करीब 60% हिस्सा आपको मिलेगा रोडवेज का। यानी कि टाइम के बीतने के साथ हमारे यहाँ जो रोडवेज है इनका इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गया, और वहीं रेलवेज है उनका इंपॉर्टेंस घट गया। इसका रीजन क्या था? एक सबसे बड़ा इनका रीजन था कॉस्ट। हमारे यहाँ जो फ्रेट ऑपरेशंस होती हैं उनके कॉस्ट ज्यादा होते हैं, और जो पैसेंजर मूवमेंट होती है उनके कॉस्ट कम होते हैं। रीजन कई सारे हैं। एक तो आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेलवे की या फिर सरकार की। ओके, सरकार के अपने पॉलिटिकल रीजन्स हैं, उनके वजह से भी करना पड़ता है। तो इसकी वजह से जो पैसेंजर मूवमेंट्स होता है, यानी पैसेंजर ट्रेन जो होती हैं, उनका जो रेंट होगा, किराया, वो कम रखा जाता है। तो अगर यहाँ पर किराया कम है एक सेक्शन में, तो वो कॉस्ट आपको कहीं ना कहीं से तो लेना होगा, कंपनसेशन करना होगा उसका। तो फिर उसको कैसे करेंगे? तो फिर क्या होता है कि जो फ्रेट ऑपरेशंस है वहां पर रेंट को बढ़ा दिया जाता है। तो जब वहां फ्रेट ऑपरेशन में रेंट को बढ़ा देंगे आप, तो फिर वो क्या होगा, रोडवेज के साथ वो कंपटीशन में नहीं रह पाता है, और रोडवेज उसके कंपैरिजन में सस्ता हो जाता है, चीपर हो जाता है हमारे यहाँ। जिसकी वजह से रोडवेज का जो कंट्रीब्यूशन होता है ट्रांसपोर्टेशन में ये ज्यादा है। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें या फिर यूएसए की बात करें तो वहां पर रेल के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि फ्रेट ऑपरेशंस की हम बात कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा होता है। रोड का कंट्रीब्यूशन काफी कम है। ठीक है, क्योंकि वहां पर उस तरीके से उन्होंने उसको बनाया हुआ है। आप यूरोप में भी जाइएगा तो यूरोप में भी लगभग यही स्ट्रक्चर आपको मिलता है। हाँ, कुछ कंट्री जैसे जर्मनी वगैरह हो गया, तो जर्मनी में भी रोड का कंट्रीब्यूशन वहां पर ज्यादा है। अदरवाइज जनरली उधर आपको रेल का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि चाइना हो गया, यूएसए वगैरह हो गया, यहाँ पर आपको रेलवे है, यानी कि फ्रेट बाय रेल इज चीपर देन द रोड। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन है अभी हमारे यहाँ की रेलवे की। ये सब कुछ डेटा है, आपको याद रखना चाहिए। अगर कभी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आपको पेपर 1 में भी आ सकता है और पेपर 3 में भी आ सकता है, तो वहां पर आप इन सब चीजों को लिख सकते हैं।
प्रॉब्लम्स क्या है हमारे यहाँ रेल फ्रेट में। तो जैसा हमने कहा कि रेलवे क्या करती है कि जो कॉस्ट है उसका क्रॉस सब्सिडाइजेशन करती है। क्रॉस सब्सिडाइजेशन का मतलब जो पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं, पैसेंजर ट्रेन्स में उनको सब्सिडी दे के उनके प्राइस को कम कर दिया जाता है। उसमें भी अगर हम बात करें तो खास करके जो स्लीपर क्लास होता है उसकी प्राइसेस तो काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्रॉस सब्सिडाइजेशन सब्सिडाइजेशन होता है, ये फ्रेट ट्रेन को सब्सिडी का फायदा नहीं मिलता। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि खास करके हमारे यहाँ जो स्लीपर क्लास होता है ट्रेन में, इनके प्राइस जो होते हैं वो अंडर प्राइस होते हैं और काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, और इसको कंपनसेट करने के लिए फिर क्या होता है कि जो फ्रेट फेयर्स होते हैं, फ्रेट ऑपरेशंस वाले, उनकी प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाता है। एक पॉलिटिकल मुद्दा भी ये होता है। ठीक है, इसके ये इसलिए भी है क्योंकि रेलवे का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हमें फेयर को कम रखना है, ताकि हमारी जनसंख्या जो पॉपुलेशन है वो उसमें काफ़ी गरीबी का पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको भी ट्रैवल करने में सुविधा हो, इस वजह से इसको किया जाता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ दो तरीके की ट्रेनें चलती हैं। एक तो ये पहले भी चलती थी, पहले डीजल या कोल के बेस पर जो ट्रेन चलती थी ये काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलती हैं। तो जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो ट्रेनें चलती है, इसकी वजह से जो कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है, और इसमें आप बहुत ज़्यादा जो मॉडिफिकेशंस वगैरह होते हैं वो भी नहीं कर सकते। कोल वाली जो आपको ट्रेन्स होती हैं उनमें मॉडिफिकेशन करना भी आसान होता है, और उनका जो कॉस्ट होता है वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, तो अब हमने कोल को रिप्लेस कर दिया और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर हम काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ सारा इलेक्ट्रिक ट्रेनें हो रही है, तो इसकी वजह से अगेन क्या होता है कि हमारे यहाँ कॉस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ रेल फ्रेट जो होता है वो कॉस्टली है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको फ्रेट मूवमेंट कम देखने को मिलता है। फिर हमारे यहाँ रेमेडियल मेजर्स क्या हो सकते हैं, इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, वो हमें देखने की जरूरत है। तो इसमें सबसे पहले तो ये कहा गया कि ये जो पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं उनके फेयर को आपको बढ़ाना होगा, और खास करके जो स्लीपर क्लास होता है इन जनरल, इसके प्राइस को बढ़ाना काफी आपके लिए जरूरी है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि जो हायर क्लासेस होती हैं उनको कमर्शियल एंगल से देखा जाना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एंगल से नहीं। कमर्शियल हायर क्लासेस का मतलब जैसे कि एसी की कोचेस वगैरह होती हैं, उनको कमर्शियल एंगल से देखिए और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एंगल से नहीं देखना चाहिए, इसलिए उनको सब्सिडी वगैरह नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर यह कहा गया कि अगर क्रॉस सब्सिडाइजेशन होता है, यानी कि अगर कुछ फ्रेट आपको पैसेंजर ट्रेन में कुछ सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, तो ये जो होना चाहिए ये इंटर क्लास होना चाहिए बिटवीन स्लीपर क्लास एंड हायर क्लासेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि पैसेंजर ट्रेन का प्राइस कम करके उसका कंपनसेशन कैसे किया जाता है, फ्रेट ट्रेन से किया जाता है। तो इसमें ये कहा गया कि ये आपको नहीं करना है, पूरा ट्रेन ही चेंज करके आपको सब्सिडी नहीं देना है, आपको इंटर क्लास करना है। यानी कि अगर आप स्लीपर क्लास में कुछ रियायतें दे रहे हैं, कंसेशन दे रहे हैं, तो वो जो कंपनसेशन होगा फ्रेट ट्रेन से आपको नहीं वसूल करना है, वो आपको वसूल करना है हायर क्लास से। यानी कि स्लीपर क्लास पर आपने कम कर दिया, तो जो एसी वाली कोचेस होती हैं उन्हें बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो आपको ये कंपनसेशन उसी ट्रेन में करना होगा। ठीक है, उसी ट्रेन इन द सेंस की जो पैसेंजर ट्रेनें होती हैं, इसलिए इंटर क्लास होना चाहिए। ये नहीं कि पैसेंजर ट्रेन का कम करके आप फ्रेट ट्रेन में वहां पर बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, तो इंटर ट्रेन नहीं होना चाहिए, ये इंटर क्लास होना चाहिए सब्सिडाइजेशन अगर आप देते हैं तो। ओके, साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि जो फ्रेट ऑपरेशंस होते हैं उनको भी स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, उसमें भी थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशंस करना होगा, और फ्रेट मूवमेंट को बढ़ा के अप्रोक्स 50% तो लेके जाना ही होगा। अभी कितना है हमारे यहाँ, 35% है रेलवे के द्वारा जो होता है, तो इसको बढ़ा के आने वाले प्रेजेंट टाइम पे करीब 50% के आसपास आपको ले जाना होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप पीपीपी मॉडल को ला सकते हैं। ओके, पीपीपी मॉडल, इसके तहत सरकार ने कुछ काम किए हैं, जैसे कि टर्मिनल ऑपरेशंस होते हैं या फिर फ्रेट ट्रेन के ऑपरेशंस के लिए भी पीपीपी मॉडल यहाँ पर सरकार ने लाया है, और उसको प्राइवेटाइज यहाँ पर करने की बात हो रही है। ठीक है, तो इस चीज को भी इम्प्लीमेंट यहाँ पर करने की जरूरत है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया if passenger fares are to be lower than the cost, the difference recoverable from the government and not from the freight charges. ओके, तो ये कहा गया कि अगर पैसेंजर फेयर्स को कम किया जाता है
तो जितना कम होगा कॉस्ट से, वो कॉस्ट, ये नहीं कि फ्रेट ट्रेन को में वो कॉस्ट बढ़ाया जाएगा, बशर्ते कि उस कॉस्ट की भरपाई सरकार करेगी अपने पैसे से। ठीक है, तो फ्रेट ट्रेन के कॉस्ट को यहाँ पर नहीं बढ़ाया जाएगा, ये कहा गया। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ओके, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू अलोकेट पैसेंजर ट्रैफिक फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन एंड फ्रेट ट्रैफिक फॉर डीजल ट्रैक्शन, इसके लिए ये अलग अलग होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि आप क्या कीजिए कि एक जो पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है, या फिर एक जो आपका फ्रेट है, इन दोनों का आप अलग अलग तरीके से ऑपरेशन कीजिए, ओके, या फिर इनको ज्योग्राफिकल एरिया के वजह एरिया से भी आप इनको क्या कर सकते हैं कि अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ आपको डीजल वाली चलेंगी ट्रेनें, किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको इलेक्ट्रिक वाली चलेंगी। ठीक है, इसमें यह भी कहा गया कि फ्रेट जो ट्रेन हैं उनको डीजल से चलाइए आप, और जो पैसेंजर ट्रेन हैं उनको आप चला सकते हैं जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है उससे चला सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक से कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है ऑपरेशन का, तो वहाँ पर आप पैसेंजर से वसूल कीजिए। ठीक है, फ्रेट का प्राइस आपको कम रखना पड़ेगा, तभी क्या होगा कि जो फ्रेट मूवमेंट होता है रेलवे के थ्रू वहाँ पे ज़्यादा हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि जो फ्रेट ट्रेनें होती हैं, ओके, फ्रेट ट्रेन को आप कैसे चलाइए, डीजल के थ्रू चलाइए। ठीक है, और वहीं जो पैसेंजर ट्रेनें होती हैं उनको आप इलेक्ट्रिक के थ्रू चलाइए। तो ये दो चीज़ें कही गई, एक तो ये कि इस तरीके से क्लासिफिकेशन होना चाहिए, और दूसरा ये कि उनके ज्योग्राफिकल हिसाब से भी क्लासिफिकेशन की, एक पर्टिकुलर एरिया में डीजल ट्रेनें चलाइए और एक पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रिक वाली चलाइए। ऐसा यहाँ पे नहीं है कि इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें डायरेक्टली एकदम इलिमिनेट करेंगे डीजल वालों को, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों को यहाँ पर इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। साथ ही साथ आपको मैंने पहले ये भी बताया कि जो इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं या कोचेस होती हैं उनको रिप्लेस करना मुश्किल होता है। अगर एडवांस टेक्नोलॉजी को और इंट्रोड्यूस किया जाए तो मॉडिफिकेशन करना मुश्किल होता है, और वहीं जो डीजल इंजन्स होती हैं वहाँ पर मॉडिफिकेशन आसानी से किया जा सकता है, जैसे कि फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी हुआ, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। ओके, हाइड्रोजन वगैरह का भी यूज किया जा सकता है फ्यूल के तौर पर, तो डीजल इंजन्स को मॉडिफाई करना यहाँ पर आसान होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें कही गई हैं इसके मेजर्स के तौर पे। सरकार ने कुछ बातें यहाँ पर स्टार्ट भी की है, जैसे कि पीपीपी मॉडल पर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसके तहत आपको प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल एंड स्पेशल फ्रेट ट्रेन ऑपरेशन या ऑपरेटर स्कीम लाया गया है, यानी कि यहाँ पर जो फ्रेट टर्मिनल है या फिर जो फ्रेट ट्रेन है उनको ऑपरेट किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। तो प्राइवेट का पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अभी बहुत ज़्यादा ये लेवल पर नहीं है, यू कैन से कि अभी पायलट प्रोजेक्ट टाइप का ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा कुछ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी यहाँ पर बनाया गया है। तो डेडिकेटेड फ्रेट जो फ्रेट कॉरिडोर है ये करीब 3300 किलोमीटर हमारे कंट्री में इसको कवर करेगा। कुछ फॉर एग्जांपल जैसे कि वेस्टर्न कॉरिडोर जो कि दादरी है यूपी में, और दादरी यूपी में आपको गाजियाबाद के आसपास में पड़ता है, और ये जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक मुंबई में। उसी तरीके से ईस्टर्न एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो कि लुधियाना से लेके आ जाएगा दानकुनी वेस्ट बंगाल। तो इस तरीके से कुछ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनाए गए हैं। इन कॉरिडोर का फायदा ये होता है कि यहाँ पर ये जो ट्रेन्स होती हैं, फ्रेट ट्रेन्स, ये नॉन स्टॉप चलती हैं। ठीक है, तो जहाँ से चलेंगे, जहाँ डेस्टिनेशन पर इनको जाना होता है वहाँ पर जाएंगी, और साथ ही साथ इनका स्पीड भी मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, तो ट्रेन अगर बार बार कहीं रुकती है, स्पीड उसका मेंटेन नहीं होता है, तो ये सब भी क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं। ओके, इसके अलावा सरकार के द्वारा स्पीड ट्रेनिंग प्रोजेक्ट को लाया गया है, ये जापान के साथ मिलकर किया गया है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो आपको पता भी होगा, आपने सुना भी होगा कि हमारे यहाँ हाई स्पीड और सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी चलाने की बात हो रही है, और इसके कुछ पायलट प्रोजेक्ट भी किए जा रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट होगा ये करीब 70,915 करोड़ रुपीस होगा, जिसको जापानीज कंपनीज भी करीब यहाँ पर 80% इसकी फंडिंग करेंगी। तो कोई जापानीज प्राइम कॉन्ट्रैक्टर हो गई, या फिर जापानीज लेड जेवी हो सकता है, यानी ज्वाइंट वेंचर भी हो सकता है जो इसको फंडिंग करेगी। और इसमें जापान ने कहा है कि वो 50 ईयर्स तक का 0.1% के इंटरेस्ट पर ये लोन देंगे, जिसमें 15 साल का मोरिटोरियम पीरियड होगा। ठीक है, तो ये जापान के द्वारा ये बातें कही गई है। साथ में ये भी कहा गया है कि ये जो प्रोजेक्ट होगा इसको 7 ईयर्स में आपको
कंप्लीट करना होगा। ओके, साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें बहुत सी सारी चीजें ऐसी भी लगेंगी जो जापान में मैन्युफैक्चर होती है, तो वो जापान से भी इंपोर्ट आपको यहाँ पर किए जाएंगे। टोटल लेंथ की बात करें तो 508 होगा, जो कि आपको बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इन मुंबई से लेके साबरमती और अहमदाबाद जो गुजरात में पड़ता है वहां तक जाएगा। तो 508 किलोमीटर के आसपास में ये आपको ट्रैक्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। और इसमें आपको कई सारे सेग्रीगेशन भी देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें ये कहा गया कि 64% जो किलोमीटर होगा ये आपको बनाया जाएगा ऑन एम्बैंकमेंट, यानी कि किनारों के सहारे जो नदियां होती हैं उसके किनारे बनाया जाएगा। 25% जो होगा वो वाया डक्ट पर बनाया जाएगा। वाया डक्ट का मतलब होता है ब्रिज, पुल वगैरह, ठीक है। तो 25% ब्रिजेस बनेंगी, 6% या टनल्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो ये सब कुछ मिला के आपको 508 किलोमीटर का जो सेक्शन है इसको कंप्लीट किया जाएगा। मुंबई और साबरमती के बीच में कुल यहाँ पर 12 स्टेशन होंगे। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो ये जो ट्रैक्स होंगे इसको मैक्सिमम स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा, जो कि ऑपरेटिंग स्पीड आपको 320 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होगा। यानी कि 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप ट्रेन वहां पर दौड़ा सकते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग स्पीड यहाँ पर 320 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो उसकी लिमिट होती है ना उसका यूज नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा कम रही है ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी बनी रहे। साथ ही साथ इसमें यह कहा गया कि फिलहाल अभी जो होगा ये 10 कार ट्रेन होंगी। 10 कार ट्रेन का मतलब एक ट्रेन में 10 बोगीज होंगी जिसमें 720 सीट्स होंगे, पैसेंजर ट्रेन की बात है। आने वाले टाइम पे इसे 16 कार ट्रेन भी किया जा सकता है जिसमें 1200 सीट्स होंगी। ओके, साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि 35 ट्रेन पर डे, ओके 35 ट्रेन पर डे यहाँ पर ऑपरेट किया जाएगा बाई 2023 के द्वारा, जो कि 2053 तक यानी कि 2053 तक, आपको दिख नहीं रहा होगा तो 2053 तक यहाँ पर 105 ट्रेन तक बढ़ा के करने की जरूरत है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया, पैसेंजर्स की भी बात की गई, तो 2023 तक पर डे करीब 36,000 पैसेंजर्स यहाँ पर ट्रैवल करेंगे, यानी कि पर ईयर की बात करें तो 13 मिलियन, और जो कि आपको 2053 तक बढ़ के करीब 186,000 पर डे या फिर 68 मिलियन पर एनम यहाँ पर पैसेंजर ट्रैफिक भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें इस प्रोजेक्ट के तहत की गई है और कुछ यहाँ पे अनुमान, ये एस्टिमेशन रखे गए हैं। तो ये आपका रेलवे का होगा कि रेलवे के साथ प्रॉब्लम क्या है, फ्रेट कॉरिडोर क्यों इतना महंगा है, उसके सॉल्यूशंस वगैरह क्या हो सकते हैं, और सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिए, ये सारा आपका मेंस का टॉपिक है। आराम से ये सारी चीजें आपको लिखनी है। इसके बाद थोड़ा सा हम एयरवेज की बात करें तो एयरवेज में सुधार करने के लिए या फिर मैक्सिमम लोगों को एयरवेज में इंक्लूड करने के लिए यहाँ पर एक स्कीम लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको कहते हैं हम उड़ान, ठीक है, जिसका नाम है उड़ान, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक। इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों को इसमें इंक्लूड करने के लिए स्कीम लाया गया था। तो जनरली आपको पता है कि जो जहां ट्रैफिक ज्यादा होती है वैसे एयरपोर्ट्स ही ज्यादा ऑपरेशनल होते हैं, जहां पर ट्रैफिक ज्यादा नहीं होती वो एयरपोर्ट्स या फिर फ्लाइट्स जो होती है वहां से ऑपरेशन नहीं होती। तो ये जो उड़ान स्कीम है ये आपको नेशनल एविएशन सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 के तहत इसको लॉन्च किया गया था फॉर रीजनल कनेक्टिविटी, ठीक है, ताकि उन छोटे एयरपोर्ट्स को या फिर जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं है, कम है लेकिन फिर भी है, उन जगहों को भी यहाँ पर जोड़ा जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सरकार ने एक फेयर तय किया है कि 2500 रुपये का फेयर होगा फॉर 1 आवर लॉन्ग फ्लाइट के लिए, यानी कि 1 घंटे का फ्लाइट जब आपका जो टाइम होगा उसके लिए 2500 यहाँ पर रुपीज रखा गया। इसमें 70 पोर्ट्स 128 रूट्स ओके को कनेक्ट करने की बात है, जो कि बाद में आपको 100 अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स तक बढ़ के जाएगा। तो फिलहाल फर्स्ट फेज में है, फर्स्ट फेज में इसमें 70 एयरपोर्ट्स को जोड़ने की बात की गई है। बाद में कहा गया कि नेक्स्ट हम फेज में 100 एयरपोर्ट्स को इसमें जोड़ेंगे, जो कि अभी नॉन सर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं, जहां से फ्लाइट्स वगैरह नहीं चलती। तो अब जहां से ट्रैफिक ज्यादा नहीं है, अगर वहां से अगर फ्लाइट ऑपरेट होती है तो उनको नुकसान होगा, सीधी सी बात है, उनकी सीट बुक होगी नहीं, तो फिर क्या, कैसे फ्लाइट वहां पे चलेगा। तो इसके लिए सरकार ने कुछ रियायतें दी हैं। सरकार ने कहा है कि पहली चीज कि जो एयरपोर्ट चार्जेस
लगते हैं उनको उड़ान रूट पर इलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उड़ान रूट पर जो प्लेन्स ऑपरेट करेंगे उन पर एयरपोर्ट चार्जेस नहीं लगेंगे। साथ ही साथ जो एटीएफ होता है, एटीएफ का मतलब ये फ्यूल है जो कि प्लेन्स वगैरह में यूज किए जाते हैं, इन पर भी सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया कि जो प्लेन्स में जो हाफ सीट्स होते हैं उन हाफ सीट्स के लिए भी यहाँ पर सरकार क्या करेगी, मार्केट बेस्ड सब्सिडी देगी। ठीक है, उसके साथ ही सरकार ने ये भी कहा कि वी आर गारंटिंग द 3 ईयर एक्सक्लूसिविटी ऑन द रूट्स। ओके, यानी कि उस रूट पर एक्सक्लूसिवली आप ही ऑपरेट करेंगे, 3 साल तक इसकी हम गारंटी देते हैं। तो कोई आपको एयरवेज किसी रूट पर चलेगा तो वो 3 साल एक्सक्लूसिवली चलेगा वहां पर, और दूसरा कोई कंपनी का वहां पर एयरवेज नहीं चलेगा। तो सरकार इसकी गारंटी देती है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉस्ट को रिकवर किया जा सकता है अगर लॉसेस होते हैं तो। ओके, उसी तरीके से उड़ान के अंदर ही आपको जो ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स है वहां पर 13 रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट्स भी बनाए जा रहे हैं वहां पे, जो 12 आपको नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न रीजन में, साथ ही साथ 8 आपको साउदर्न रीजन में भी बनाया जाएगा ये फर्स्ट राउंड में। ठीक है, तो ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में 13, और आपको नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न रीजन में 12, और साउदर्न रीजन में 8 ये आपको उड़ान के तहत जो एयरपोर्ट्स होंगे ये बनाए जा रहे हैं। दिस इज ऑफ द फर्स्ट राउंड। तो ये उड़ान स्कीम के द्वारा किया जा रहा है। अगेन आपको इसको एक केस स्टडी की तरह भी आप एग्जाम्पल के तौर पर भी इसको यूज कर सकते हैं। एक स्कीम है आदर्श रेलवे स्टेशन स्कीम। ठीक है, रेलवे के लिए है। तो एक्चुअली ये क्या है कि फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ रेलवे स्टेशन। तो अभी आप जो देख रहे हैं कि रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज की वाईफाई वहां पर प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें वहां पर की जा रही है। ये इस आदर्श रेलवे स्टेशन स्कीम के तहत की जा रही है। ठीक है, और ये जो होता है इट इज अ प्लान हेड ऑफ पैसेंजर एनिमेटिव्स, यानी कि पैसेंजर को जो एनिमेटिव्स प्रोवाइड करनी है ये आपको उसमें भी आ जाएगा, जो कि स्वच्छता भारत अभियान है। तो उसके भी वो भी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो पैसेंजर को जो भी एमिनिटीज प्रोवाइड करनी है उसके लिए जो प्लान बना हुआ है उसी के तहत ये भी आपका आदर्श रेलवे स्टेशन आता है, क्योंकि वाईफाई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप, लिफ्ट वगैरह बनाए जा रहे हैं, उसके बाद एस्केलेटर वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो सब एमिनिटीज के अंडर में ही आती है। ठीक है, तो ये आपको आदर्श रेलवे स्टेशन स्कीम के तहत ये सारी कामें की जाएंगी। ओके, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे, चैप्टर 11 एंड 12, वो चैप्टर काफी छोटे छोटे हैं, तो वो एक दिन में ही हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि एक वीडियो में ही एक एक चैप्टर वो कंप्लीट होगा। देन उसके बाद जो 13 चैप्टर होगा वो थोड़ा सा लंबा है, तो वहां पर भी आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, खैर ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। नाउ एग्जाम इज कमिंग। थैंक यू एंड गुड लक।